गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम अपना 10th क्लास का चैप्टर 1 कर रहे हैं, इतिहास का, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप महाद्वीप है एक, आपको पता है, और उसके कुछ देशों के संदर्भ में हम इस चीज़ का अध्ययन करेंगे। वो कौन से देश होंगे? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और इटली। इन देशों में किस तरीके से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इस चीज़ का हम अध्ययन करेंगे। अब बात यह है कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद क्या है कि देश के प्रति जो प्रेम की भावना है, लगाव की भावना है, उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। या फिर एक सामूहिक पहचान का भाव हो कि ये हमारा देश है और हम इसके देश के नागरिक हैं और हम इस देश के लिए इस देश को प्यार करते हैं। ये जो एक पहचान है कि जो देश के सभी लोग हैं उनके बीच में एक सामूहिक पहचान हो कि ये हमारा देश है। तो इस संदर्भ में हम राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे। यूरोप में किस तरीके से ये हुआ, ये प्रक्रिया कैसे हुई, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम भारत देश की स्थिति का थोड़ा सा मैं उदाहरण दे के आपको समझाना चाहूँगी कि जिस तरीके से भारत में काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेज़ों का राज रहा और उन्होंने भारत का शोषण किया, तो उसके खिलाफ भारत के लोगों में धीरे धीरे जिस तरीके से एकजुटता आई और भारत के प्रति लोगों में एक प्रेम की भावना को उदय हुआ और उनको ये महसूस हुआ कि हमें मिलजुल कर एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए और हमें देश को आज़ाद कराना चाहिए। तो ये राष्ट्रवाद की प्रक्रिया भारत में थी। हम ये चीज़ यूरोप के संदर्भ में समझेंगे, ठीक है। तो आज हम इस लेसन की और चीज़ों को जानने से पहले कुछ इसमें जो कुछ शब्द हैं इस लेसन में बार बार जो आएंगे उनकी परिभाषा समझ लेते हैं, क्योंकि ये शब्द बार बार आएंगे, फिर आपको इनका अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम शुरुआत में कुछ डेफिनेशन करेंगे। तो पहले तो डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी है, राष्ट्रवाद क्या होता है, ठीक है, देश के प्रति प्रेम का भाव। दूसरा जो शब्द है वो आता है बार बार इसमें, वो है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी का कोई अंकुश ना हो, रोक ना हो, यानी कोई सरकार है या कोई राजा है वो तानाशाह हो, अपनी मनमानी चलाता हो, अपनी शक्तियों का प्रयोग करता हो, जनता की कोई सुनवाई ना हो, तो ऐसी जो शासन व्यवस्था होती है उसको कहते हैं निरंकुशवाद, ठीक है। अगला जो अपना डेफिनेशन है वो शब्द है वो क्या है? कल्पनादर्श। कल्पनादर्श, इसको इंग्लिश में यूटोपिया कहते हैं। ये क्या है कल्पनादर्श? कि ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करना, कि ऐसा अच्छा सा समाज की हम कल्पना करें, ऐसे सोचें, ऐसे समाज की स्थापना की कल्पना करें जिसका साकार होना लगभग असंभव हो, कि बहुत अच्छा समाज बने, हम ऐसा सोचें कि जिसमें शांति हो, विकास हो, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो। तो इस तरह की कल्पना करना उसको कहते हैं कल्पनादर्श, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कई बार एग्जाम में भी। अगला डेफिनेशन हमारी है उदारवाद। उदारवाद को इंग्लिश में लिबरलिज्म कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना है, जिसका अर्थ है आज़ादी। यानी कि उदारवाद एक ऐसी विचार है जो व्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता, उसके अधिकारों पर बल देता है, उसको उदारवाद कहते हैं। अगला है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है, एक ऐसा विचार है जो पुरानी परंपराओं पर जोर देता है, ठीक है। रूढ़िवाद के नाम से ही है, जैसे रूढ़ियाँ होती हैं, जो प्राचीन रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, उनके ऊपर जोर देता है। जो तेज जो क्रांतिकारी परिवर्तन है उनका विरोध करता है एक तरीके से, और कर्मिक विकास पर बल देता है, वो एक प्रक्रिया है, उसको रूढ़िवाद कहते हैं, ठीक है। अगला है रोमानीवाद। ये नाम मिलते जुलते हैं, इनको अलग से थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि क्या चीज़ क्या है। रोमानीवाद क्या है? यूरोप में एक सांस्कृतिक आंदोलन चला, राष्ट्रवाद की प्रक्रिया में ही एक सांस्कृतिक आंदोलन चला। उसमें जो कवि थे, कलाकार थे, उन्होंने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया। वो किस तरीके से बढ़ाया? कविताएँ ऐसी लिखी गई, ऐसी चित्रकारियाँ की गई जिससे कि लोगों में देश के प्रति प्रेम का भाव बढ़े, तो उसको कहते हैं रोमानीवाद। अगला है नारीवाद। नारीवाद क्या है? नारीवाद एक ऐसा विचार है, नारी से शब्द से समझ आता है कि जो महिला अधिकारों या महिला की समानता पर बल देता है और उसके लिए एक आंदोलन चलाने की बात पर जोर देता है, उसके लिए संघर्ष करने की बात करता है कि महिलाएं जो हैं उनको पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए और इसके लिए आंदोलन होने चाहिए, संघर्ष होना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या होता है?
प्रत्यक्ष मतदान, प्रत्यक्ष मतदान का मतलब है कि जब सरकार या कोई देश कोई कानून बनाए और उस पर लोगों से सीधे ही मतदान करवा ले कि ये कानून सही है या नहीं सही। प्रत्यक्ष मतदान होता है कि जनता उस कानून पर ही अपनी राय देने के लिए वोट डाले, और अगर बहुमत जनता, अगर ज़्यादातर लोग उस कानून के पक्ष में हों, ठीक है, तो वो कानून लागू हो जाता है। तो उसको कहते हैं जनमत संग्रह। ठीक है। लास्ट हमारा है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद जैसे नाम से ही लगता है कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना। तो जब कोई भी एक मजबूत देश अपने से कमज़ोर देश का शोषण करे, उस पर कब्जा कर ले, उसको गुलाम बना ले, या उसके संसाधनों का दोहन करे उसके बिना इच्छा के, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं साम्राज्यवाद। ठीक है। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक दो नंबर में वैसे भी पेपर में बेटा आ जाती है, और इनको याद करना भी ज़रूरी है और पूरे लेसन को समझने के लिए इनको समझना भी ज़रूरी है। ठीक है। थैंक यू।